Hello, welcome. I am Dr. Amit Ranjan. I am MBBS MD in Pathology, currently working as a tutor in PJMC Dumka. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इनेट इम्यूनिटी के बारे में। इनेट इम्यूनिटी के बारे में अलग अलग हमने उसका कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसका डेफिनेशन, जो क्लासिकल टर्म होता है, जो ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है, वो पढ़ा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि इनेट इम्यूनिटी सिर्फ पैथोजेंस के साथ डील नहीं करता, बल्कि होस्ट के मैकेनिज्म्स के साथ डील करता है, जो कि टिश्यू ट्रांसप्लांट या फिर सेल्फ एंटीजेंस या फिर कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी काम करता है। इसमें किस किस तरह के पैटर्न्स और मॉलिक्यूलर पैटर्न्स यूज होते हैं वो भी हमने देखा। माइक्रोब्स में पैम्प्स होते हैं, जबकि डेड सेल्स या फिर डैमेज सेल्स में डैम्प्स होते हैं, जिसको रीड करने के लिए PRR पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स रहते हैं इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट सेल्स में। हमने अलग अलग कंपोनेंट्स देखा था, एपिथेलियल बैरियर, फैगोसिटिक सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, NK सेल्स एंड एक्सेट्रा। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एडेप्टिव इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी का डिफरेंस देखा था। आज हम पूरे एडेप्टिव इम्यूनिटी को समझेंगे कि किस तरह से उसमें क्या क्या है और क्या क्या चीजें हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से एडेप्टिव इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स। हमने पहले ही इसके कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जब इनेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था उसी टाइम में हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में दो टाइप के कंपोनेंट्स होंगे, एक टी सेल्स एंड बी सेल्स। जो टी सेल्स होंगे वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाएंगे, जबकि बी सेल्स जो होंगे वो ह्यूमरल इम्यूनिटी बनाएंगे। तो वही इस डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि एडेप्टिव इम्यूनिटी इज मीडिएटेड बाय लिम्फोसाइट्स, दैट इज बी एंड टी एंड देयर प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली जो बी सेल्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, दैट इज एंटीबॉडीज। टी सेल्स अपने कुछ साइटोकिन्स रिलीज करेगा, कुछ केमिकल्स रिलीज करेगा, जिससे सेल्स डिस्ट्रक्शन हो सके, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर सके। आगे देखते हैं डेफिनेशन में, इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज इनेबलिंग स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजेंस। सो हमने क्या देखा डेफिनेशन में एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होता है ये मेडिएटेड होता है बी एंड टी सेल्स के थ्रू और उनके प्रोडक्ट्स के थ्रू, जो कि इंक्लूड करता है एंटीबॉडीज को और जो इनेबल करता है स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजेंस। क्योंकि हमने यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो चीज है हमें समझना जरूरी है, वो है, एक मिनट मैं अपना पेन निकाल लेता हूँ। See this word is very important, specific recognition of antigens। ये वर्ड, ये चार, ये जो तीन वर्ड्स है ये आपको लिखना होगा। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, ये इनेट इम्यूनिटी में नहीं है। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो था वो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी था, जो कि हमने लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिफरेंस में डील किया था। तो व्हाट इज एडेप्टिव इम्यूनिटी? एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो उसके कंपोनेंट्स के थ्रू मीडिएट करेगा, जो कि बी और टी सेल्स है, प्लस उन कंपोनेंट्स के जो प्रोडक्ट्स है वो उसमें इन्वॉल्व रहेगा, और इसके चलते स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजेंस होगा। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एडेप्टिव इम्यूनिटी में। स्पेसिफिक रिकॉग्निशन होगा तभी स्पेसिफिक एक्शन होगा और मोर इफिशिएंट इम्यूनिटी रोल प्ले कर पाएगा। सो देयर आर टू टाइप्स, मैंने पहले ही बोला था लास्ट क्लास में भी जब हमने डिस्कस किया था उसी टाइम में मैंने बोला था टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स के एडेप्टिव इम्यूनिटी है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो बी लिम्फोसाइट्स के साथ एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, यही एक्चुअली रोल प्ले करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी में। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो इंट्रासेलुलर, मार्क द वर्ड, इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के साथ डील करता है एंड ट्यूमर सेल्स के साथ डील करता है, जो कि विच इज मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट्स। बट द ह्यूमरल इम्यूनिटी डिफेंड्स अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स। तो अगर आपको मैं एक मान लो मैं एक वाइवा में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत इजी सा क्वेश्चन, कि डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है? तो आपको इसमें स्पेसिफिकली आपको ये चीज बोलना होगा कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स के साथ डील करेगा, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंट्रा सेलुलर माइक्रोब्स एंड ट्यूमर सेल्स के साथ डील करेगा। ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी में
एंटीबॉडीज के थ्रू इस ये इम्यूनिटी रोल प्ले करता है, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डायरेक्टली टी सेल से निकलने वाले साइटोकिन्स के थ्रू रोल प्ले किया जाता है इसमें, ठीक है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच यू हैव टू से इन वाइवा। प्लस अगर मैं इस पे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनाऊं कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है उसके लिए क्या गलत है, ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए विच पॉइंट इज रॉन्ग, विच इज फॉल्स अबाउट ह्यूमरल इम्यूनिटी। सो पहला पॉइंट मैं दे दूं बी सेल्स से मीडिएट होता है, दूसरा पॉइंट दे दूं एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं, तीसरा पॉइंट दे दूं एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स को मारता है, या फिर लास्ट पॉइंट दे दूं इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स को मारता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी बी सेल्स के थ्रू, एंटीबॉडीज के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स को मारता है, जबकि इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स एंड ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो टी सेल्स होता है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक पार्ट है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इसमें क्या क्या आ जाएंगे हमने पहले ही डिस्कस किया। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में 2 टाइप के सेल आ रहे हैं, बी सेल्स एंड टी सेल। तो लिम्फोसाइट्स बेसिकली, सो लिम्फोसाइट्स के टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सारे जो भी मैं पूरे का पूरा जो ये पीपीटी बनाया मैंने वो पूरे के पूरे रॉबिन्स बेस्ड है। आप इसको पढ़ने के बाद एक बार रॉबिन्स रीड करो तो बहुत इजीली आपको रॉबिन्स समझ में आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने लेक्चर में जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो पीपीटी जो एक्सप्लेन करता हूँ, ये पीपीटी का जो लिंक है पीडीएफ लिंक, वो मैं डाउनलोड करने का जो पीडीएफ का लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में डाल देता हूं, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। एक बार वीडियो देखो, उस पीपीटी को जो पीडीएफ जो मैं डाउनलोड करने के लिए दे रहा हूँ उसको रीड कर लो, उसके बाद आप आराम से रॉबिन्स पढ़ो, रॉबिन्स का हर एक लाइन समझ में आएगा, ठीक है। सो नाउ लिम्फोसाइट के टाइप्स देखेंगे। लिम्फोसाइट्स में 2 टाइप के लिम्फोसाइट हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। सो बी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। नाउ टी लिम्फोसाइट्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो इंक्लूड करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स के अलग अलग टाइप्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हेल्पर टी सेल्स, दैट इज CD4 पॉजिटिव सेल्स, CD4 रिसेप्टर्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए उसको CD4 पॉजिटिव सेल्स बोल रहे हैं। ये हो गया टी लिम्फोसाइट्स का पहला टाइप। सो अगर मैं इसको इस तरह से नंबरिंग करूं, ए नंबर पे होता है बी लिम्फोसाइट, बी नंबर पे होता है टी लिम्फोसाइट। बी का पहला पॉइंट हो गया हेल्पर टी सेल्स, दूसरा जो पॉइंट हो गया वो हो गया साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि CD8 पॉजिटिव है, और तीसरा पॉइंट होता है रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि करता क्या है इसमें, इसका ये जो हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है इसका क्या रोल है। हेल्पर टी सेल्स हमेशा बी सेल्स और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा, हेल्प करेगा। इट इज नॉट प्लेइंग डायरेक्ट रोल in the immunity, it is helping in the immunity, so these are the helper T cells. So what they will do, they will activate the B cells and macrophages. The second one is cytotoxic T cells, ये डायरेक्टली किल करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, डायरेक्टली किल करेंगे इन्फेक्टेड या फिर एबनॉर्मल सेल्स को। एबनॉर्मल सेल्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्यूमर सेल्स को, या तो इंट्रासेलुलर माइक्रोब जिस सेल में प्रेजेंट है वो सेल जो इन्फेक्ट हो गया है इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के चलते, उसको या तो मारेंगे या तो फिर ट्यूमर सेल्स को मारेंगे, जिसको कि यहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स बोल रहे हैं। अब ये चीज समझो, एडेप्टिव इम्यूनिटी में 2 पार्ट था, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो हमेशा इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स को मारता है, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स को मारता है। सो यहाँ पे वही सेम चीज दिख रहा है आपको, वही सेम चीज। तो ये आपको लॉजिक, मतलब कितना लॉजिकली चीजें लिखी गई हैं, कोई हौच पौच नहीं, एकदम क्लियर कि जो बी सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी का रोल प्ले करेंगे, और वो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोब्स को मारेंगे। टी सेल्स जो हैं वो 3 टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाएगा हेल्पर टी सेल्स जो कि बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। सो सेल mediated immunity is also having a link between there is a link between the cell mediated immunity and the humoral immunity, क्योंकि आपका जो सेल mediated immunity है उसमें जो टी लिम्फोसाइट है, उसका जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट है वो आपके बी सेल्स को
और आपके मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। सो देयर इज अ लिंक। हमने पहले क्लास में भी देखा था कि इनेट इम्यूनिटी का एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। उसी तरह से ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल्फ मेडिएटेड इम्यूनिटी इंडिपेंडेंटली नहीं चलते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जहाँ चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स को या फिर मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट कर रहा है। सो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या कर रहा है, इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स को मार रहा है या फिर एबनॉर्मल सेल्स को मार रहा है जो कि ट्यूमर सेल्स है। रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स जो होता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ताकि वो टॉलरेंस मेंटेन हो पाए। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना भी जरूरी है। एक माइक्रोब आया, माइक्रोब को मारने के लिए मेरा हेल्पर टी सेल गया, उसको रीड किया, उसको देख के बी सेल्स और फिर मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट किया, टी सेल्स को बुलाया गया, टी सेल्स आके उसको मारा, माइक्रोब्स को, इंटरसेलुलर माइक्रोब्स को मारा भी, ठीक है। लेकिन अब उसको बंद भी करवाना है, उसको सप्रेस भी करवाना है, ठीक है। तो उसका रोल जो प्ले करता है वो रेगुलेटरी टी सेल्स प्ले करता है। दूसरी चीज रेगुलेटरी टी सेल्स क्या सप्रेस करता है, सेल्फ एंटीजेंस। सेल्फ एंटीजेंस को देख के बताता है कि यार ये सेल्फ एंटीजन है। टी लिम्फोसाइट्स को बताता है कि भाई ये सेल्फ एंटीजन है, इसको मत मार, ये अपना ही बॉडी का पार्ट है। तो एक टॉलरेंस क्रिएट करता है। लेकिन अगर ये रेगुलेटरी टी सेल्स गड़बड़ हो गया तो ये सेल्फ एंटीजन को टी सेल्स नहीं पहचान पाएगा, जिसके चलते ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप करता है। सो इस ये बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे क्या काम कर रहा है। हमने जो 4 टाइप के जो सेल्स पढ़े, बी सेल्स और 3 टाइप के टी सेल्स, वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम बी सेल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स सबसे पहले देखो, एक एक डायग्राम रॉबिन्स का एकदम परफेक्ट है। बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे एंटीबॉडीज लगे हुए हैं, एंटीबॉडीज। सो बी लिम्फोसाइट्स का जो रिसेप्टर होगा वो क्या होगा, उसके सरफेस पे जो एंटीबॉडीज है वो होंगे। सो बी सेल्स जो है इस माइक्रोब को कैसे करके पहचाना, अपने एंटीबॉडीज जो उसके सरफेस पे लगे हैं बी सेल्स के, उसके थ्रू इन माइक्रोब्स को रीड किया और उसके बाद वो डिफरेंशिएट कर गया प्लाज्मा सेल्स में। सी दिस इज प्लाज्मा सेल्स। हाउ दिस इज प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल ये कैसे है, प्लाज्मा सेल का सबसे जो बेसिक जो डिफिनेशन है, जो उसका मॉर्फोलॉजी कैसे वो दिखता है, तो सबसे पहला बात है वो एक ओवल शेप में होगा, इट विल नेवर बी राउंड। नंबर 1, सी द डायग्राम, वो ओवल शेप में है। नंबर 2, उसका न्यूक्लियस कभी भी सेंटर में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा उसका न्यूक्लियस, ठीक है। उसका न्यूक्लियस हमेशा एक कॉर्नर में रहेगा, दैट इज इसेंट्रिक, एक सेंटर से थोड़ा सा हट के इसेंट्रिक। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 इज दैट कि इसके जो जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आपको कार्ड व्हील अपीयरेंस दिखेगा। सी द डायग्राम जो कि रॉबिन्स का मैंने यहाँ पे चिपकाया है, उसमें आप देखोगे कार्ड व्हील अपीयरेंस दिख रहा है और मैं यहाँ ड्रॉ भी कर रहा हूँ। नंबर 4 इज कि पेरीन्यूक्लियर हॉफ होते हैं, दीज आर द पेरीन्यूक्लियर हॉफ। आप जब सच्ची में माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे तो ये वाला पार्ट जो मैंने पेरीन्यूक्लियर हॉफ बताया वो आपको लाइटली स्टेन्ड दिखेगा, ठीक है। सो दिस इज पेरीन्यूक्लियर हॉफ। तो आपको अगर प्लाज्मा सेल का मैं मॉर्फोलॉजी पूछूं, कोई भी टीचर आपको पूछे वाइवा में, तो 4 मॉर्फोलॉजी आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले कि ये ओवल होता है, दूसरा बात होता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है कि कार्टविल अपीयरेंस होता है इसके न्यूक्लियस का। चौथा पॉइंट होता है कि पेरी न्यूक्लियर ऑफ होता है, ठीक है। तो दिस बी सेल, ये जो बी सेल है इसके सरफेस पे एंटीबॉडीज है जिससे वो माइक्रोब्स को पहचाना, और माइक्रोब्स को पहचानने के बाद वो डिफरेंशिएट कर गया प्लाज्मा सेल्स में। ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है, प्लाज्मा सेल का काम ही है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। हमने ये पढ़ा है कि बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, बट ऐसा नहीं है। बी सेल पहले माइक्रोब्स को पहचानते हैं, अपने सरफेस के एंटीबॉडीज से उन माइक्रोब्स को रीड करके उसके बाद वो डिफरेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल हमेशा प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज। तो परफेक्ट आंसर, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं एमसीक्यू में, कि क्वेश्चन में पूछूं कि चूज द बेस्ट आंसर, so the question is antibodies are produced by A T cells, B B cells, C NK cells and D प्लाज्मा सेल्स। तो आधे लोग इस पे बी सेल मार देंगे और आधे लोग इसमें प्लाज्मा सेल मारेंगे। जो ठीक से पढ़ेगा उसी को समझ में आएगा कि प्लाज्मा सेल ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है।
ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बी सेल्स जो होता है उसके सरफेस पे एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडीज इस माइक्रोब्स को डिटेक्ट किया, माइक्रोब को डिटेक्ट करके ये बी सेल जो है कन्वर्ट हो गया प्लाज्मा में, प्लाज्मा सेल में, प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया। एंटीबॉडीज कभी भी डायरेक्टली माइक्रोब्स को नहीं मारते हैं, एंटीबॉडीज ओनली हेल्प इन ऑप्सोनाइजेशन। So what is opsonization? Opsonization is making the bacteria more tasty by getting getting adhere on the surface of that microbe. So ये जो microbes थे, microbes के surface पे ये antibodies जाके चिपक गए। अब ये टेस्टी हो गया, अब इसको पहचानना इजी हो गया। अब ये जो मैक्रोफाज जो आएगा, दिस इज मैक्रोफाज। मैंने बोला था मैक्रोफाज का मैं इस तरह से इनिशियल लिखूंगा, एम और फाई का साइन, ठीक है। सो मैक्रोफाज जो होंगे, अब इस माइक्रोब ये जो मैक्रोफाज है, ये जो मैक्रोफाज है इस माइक्रोब और एंटीबॉडी को आसानी से पहचान पाएगा। सो एंटीबॉडी का यही रोल होता है ऑप्सोनाइजेशन में। ये नंबर 1 रोल हुआ एंटीबॉडीज का। नंबर 2 रोल क्या होता है, जो एंटीबॉडीज होते हैं ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके इस माइक्रोब्स को पहचानते हैं। सो अब आप सोचोगे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमने क्लास 12th में क्या पढ़ा था। हमने यही पढ़ा था कि बहुत इजी है, बी सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और वो माइक्रोब्स को मार देते हैं। ऐसा नहीं होता है। बी सेल्स जो होते हैं उनके सरफेस पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं जिससे वो माइक्रोब्स को रीड कर लेते हैं और उसके बाद वो डिफरेंशिएट करके प्लाज्मा सेल बन जाते हैं। प्लाज्मा सेल जो बनते हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडीज फिर माइक्रोब्स के सरफेस पर लग के उसको ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है, ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ये ऑप्सोनाइजेशन होने के बाद ये जो माइक्रोब्स है ये टेस्टी हो जाते हैं। इट इज एक लेमन वर्ड यूज होता है, टेस्टी हो जाना। माइक्रोब जो होते हैं टेस्टी हो जाते हैं फैगोसाइट्स के लिए। अब फैगोसाइट्स इन माइक्रोब्स को जिनके ऊपर एंटीबॉडीज लगे हुए हैं, इन टेस्टी माइक्रोब्स को जिनके ऊपर एंटीबॉडीज लगे हैं, इनको मैक्रोफेजेस आराम से खा जाता है। इस तरह से माइक्रोब्स जो है वो उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंटीबॉडीज डायरेक्टली माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते, बी सेल्स डायरेक्टली मैक्रोफेजेस को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। नंबर 2 कि इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब हम लोग आते हैं अब हम लोग आते हैं इस पे टी सेल्स पे आते हैं। तो हम लोग इस पे आते हैं, ठीक है ना। टी सेल्स पे आते हैं। टी सेल्स में हमने पहला पॉइंट पढ़ा था हेल्पर टी सेल्स, जो कि बी सेल्स और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा, मैंने पहले बताया था। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो कि इन्फेक्टेड सेल्स जो कि इंट्रासेलुलर माइक्रोब जिन सेल्स के अंदर है उनको मारेगा, या फिर डैमेज सेल्स या फिर जो कि ट्यूमर सेल्स है उनको मारेगा। और लास्ट में जो आता है वो रेगुलेटरी टी सेल्स होता है, जो कि टॉलरेंस को डेवलप करके रखेगा, ऑटो एंटीजन से बचाएगा, ऑटो एंटीजेंस को डिटेक्ट करके बताएगा टी सेल्स को कि ये अपना ही बॉडी का पार्ट है, जिससे कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप नहीं करेगा, ठीक है। सो हेल्पर टी सेल्स यहाँ पे आप देखो हेल्पर टी सेल्स क्या कर रहा है। हेल्पर टी सेल्स जो है उसके सरफेस पे रिसेप्टर्स है। दिस इज हेल्पर टी सेल, दिस इज हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। सो दिस इज हेल्पर टी सेल जिसके सरफेस पे रिसेप्टर है। अब मेरे पास ये डायरेक्टली एंटीजन या फिर माइक्रोब्स को नहीं पहचान सकता है हेल्पर टी सेल्स। हेल्पर टी सेल्स को और दूसरे आदमी का भी हेल्प लगता है। किसका हेल्प लगता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो ये माइक्रोब को ले लिया है और उसके अंदर का जो एंटीजन है उसको प्रोसेस करके अपने सरफेस पे यहाँ पे दिखा रहा है। तो जब ये अपने सरफेस पे दिखा रहा है एंटीजन को, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड दिस इज हेल्पर टी सेल, ठीक है। तो जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जब इस एंटीजन को अपने रिसेप्टर के थ्रू अपने सरफेस पे दिखा रहा है, तब ये हेल्पर टी सेल इस एंटीजन को पहचानता है। और उसके बाद ये जो हेल्पर टी सेल्स है ये अलग अलग काम करेगा। सबसे पहला क्या काम करेगा? सबसे पहला काम करेगा एक्टिवेट कर देगा मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देगा तो वही सेम चीज जो ऊपर हुआ, मैक्रोफेजेस इस माइक्रोब्स को खा जाएगा। दूसरा चीज है इन्फ्लेमेशन करवाएगा। इन्फ्लेमेशन करवाएगा कैसे? साइटोकिन्स को रिलीज करके इन्फ्लेमेशन करवाएगा। साइटोकिन्स रिलीज करवाएगा जिसके चलते न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट होंगे और इन्फ्लेमेशन होगा। नंबर सी पॉइंट इज एक्टिवेशन एंड प्रोलिफरेशन
एक्टिवेशन दैट इज प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स, मतलब आगे बी और टी लिम्फोसाइट्स को और प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट करवाएगा। मतलब पहले अगर बी सेल्स 1 या 2 था या फिर चुनिंदा थे, वो प्रोलिफरेट करके और बी सेल्स बनाएंगे और डिफरेंशिएट करके और मेच्योर टी सेल्स एंड बी सेल्स बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग, इस तरह से काम करता है। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स के बारे में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। हेल्पर टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स क्या करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो एंटीजन को दिखा रहा है उसको रीड करेगा। इसके बाद वो 3 काम करेगा। सबसे पहला वो काम करेगा मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देगा, जिसके चलते मैक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा कि वो साइटोकिन्स के थ्रू इन्फ्लेमेशन करवाएगा, न्यूट्रोफिल्स को रिक्रूट करेगा। और तीसरा पॉइंट होता है कि वो एक्टिवेट करवाएगा प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बी एंड टी सेल्स। ठीक है, नाउ अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। सो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, ये देखो ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। ठीक है, ये इसके सरफेस पे भी आपको रिसेप्टर्स दिखेंगे। ये जो रिसेप्टर्स है ये क्या कर रहा है, ये उन सेल्स को रीड कर रहा है जिनके अंदर माइक्रोब्स है, मतलब इंट्रासेलुलर माइक्रोब जिन सेल्स के अंदर है उन सेल्स को रीड कर रहा है। कैसे रीड कर रहा है, वो सेल्स रिसेप्टर्स के थ्रू इस माइक्रोब्स का एंटीजन को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने सरफेस पे। समझे, ये अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल है, तो इसके पास रिसेप्टर है। इस रिसेप्टर से ये रीड क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है उन माइक्रोब्स के, फॉर एग्जांपल दिस इज माइक्रोब, दिस इज सेल, इन्फेक्टेड सेल। तो ये जो माइक्रोब है, ये माइक्रोब जो अंदर में बैठा हुआ है इस सेल के अंदर, ये माइक्रोब का जो एंटीजन होगा, इस एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा ये जो इन्फेक्टेड सेल अपने सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ दिस रिसेप्टर। इस एंटीजन को रीड करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल का रिसेप्टर। अब ये इसको किल कर देगा, अब ये इसको किल कर देगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइटोकिन्स एंड अदर केमिकल मीडिएटर्स ये इसको किल कर देता है। सो हमेशा, मैंने पहले भी बोला था, साइटोटॉक्सिक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होगा वो हमेशा और हमेशा इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स को डील करेगा। सी दिस इज इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स। तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो है वो मेन कंपोनेंट है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का, और वो इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स को मार रहा है, ट्यूमर सेल्स को मार रहा है। ठीक है, नाउ द रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स, लास्ट पॉइंट, द रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट। रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट जो है ये आगे प्रोलिफरेट होने नहीं दे रहा है, सप्रेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है कि भाई माइक्रोब्स के साथ डील हो गया, माइक्रोब्स को डील कर दिए हम लोग, मार दिए सारे माइक्रोब्स को, अब सारे इम्यून सिस्टम शांत बैठ जाओ, जाओ घर जाओ, सब आराम से बैठो। दूसरा बात कि भाई ये देखो कुछ कुछ एंटीजन दिख रहा है आपको, इसको मारो मत, ये अपना ही बॉडी का एंटीजन है, दिस आर सेल्फ एंटीजन, सो टॉलरेंस मेंटेन करके रखो। ये 2 काम होता है रेगुलेटरी टी लिम्फोसाइट्स का। नेक्स्ट स्लाइड, लिम्फोसाइट सर्कुलेशन एंड एक्टिवेशन। लिम्फोसाइट जो होता है वो देखो अब सबसे पहला बात है लिम्फोसाइट सर्कुलेशन एंड एक्टिवेशन। क्यों, क्वेश्चन है क्यों, हर चीज में क्वेश्चन करो क्यों। ठीक है, जिसको भी मेरे क्लास के बारे में कोई चीज पूछना है, कोई डाउट्स है, ठीक है, कोई क्वेश्चंस के बारे में पूछना है, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर मेरा लेक्चर में कोई गड़बड़ हुआ आप बताना चाहते हो, तो मैं अपना इंस्टाग्राम का जो हैंडल है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां पे लिंक करके डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, वहां पे मुझे डीएम करो, मैं आपके डीएम का आंसर करूंगा। ठीक है, सो क्वेश्चन इज कि लिम्फोसाइट का सर्कुलेशन और एक्टिवेशन क्यों जरूरी है। लिम्फोसाइट का सर्कुलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो अगर इन्फेक्शन मेरे यहाँ होता है और लिम्फोसाइट अगर यहाँ रहता है तो उसको यहाँ कैसे पता चलेगा यहाँ इन्फेक्शन हो रहा है। सो सारे लिम्फोसाइट को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना जरूरी है, इसीलिए ब्लड के साथ लिम्फोसाइट हमेशा हर जगह सर्कुलेट करते रहता है। दूसरा बात है कि लिम्फोसाइट को ऑल द टाइम उन लोग एक्टिवेट करके नहीं रख सकते, क्योंकि लिम्फोसाइट अगर ऑल द टाइम एक्टिवेट रहेगा तो वो उसके डिजास्टर्स इफेक्ट होंगे, वो सारे एंटीजेंस को पहचान के सबको मारना शुरू कर देगा, वो अपने ही बॉडी के एंटीजेंस को नहीं पहचान पाएगा। तो जब इन्फेक्शन आएगा तभी उसको एक्टिवेट करेंगे, उसी टाइम पे हम अपने बॉडी का एनर्जी एंड अपना रिसोर्सेस यूज करके उन लिम्फोसाइट्स को प्रोलिफरेट करवाएंगे, उनको बार बार डिवाइड करवाएंगे ताकि उनका नंबर बढ़े, और फिर हम उनको एक्टिवेट करा के उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट फाइट करवाएंगे। ऑल द टाइम अगर मैं अगर एक बॉक्सर रखूं जो हमेशा एक्टिव रहे मारने के लिए रेडी, तो थक जाएगा। तो मैं बॉक्सर को मोस्ट ऑफ द टाइम बोलूंगा तू आराम कर, जिस दिन फाइट होगा उस दिन मैं खुद तुझे बताऊंगा कि फाइट है अब लड़ने चल, मैं तैयारी कराऊंगा। तो उसी तरह से लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कराने की जरूरत पड़ती है, ना कि उसको हमेशा एक्टिव नहीं रखा जाता है, उसको जब माइक्रोब्स आता है तभी एक्टिवेट कराया जाता है।
सो लिम्फोसाइट सर्कुलेट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ऑब्वियसली ब्लड के थ्रू सारे बॉडी में मूव कर रहे हैं और लिम्फॉइड ऑर्गन्स के थ्रू भी मूव कर रहे हैं, अलाउइंग सर्विलेंस। सो सर्विलेंस जो होता है दिस इज द चेकिंग, जैसे कि पुलिस का जो पेट्रोल व्हीकल होता है वो रात में हर तरफ घूमता रहता है ताकि वो सर्विलेंस करते रहे, कहीं कोई चोरी चमारी या फिर कुछ लूट डकैत छेड़खानी तो नहीं हो रही। तो इसी तरह से लिम्फोसाइट जो होते हैं पूरे बॉडी में सर्विलेंस करते रहते हैं, कोई गड़बड़ कोई बाहर का आदमी तो नहीं घुस रहा है यहाँ पे। इसीलिए नाइव लिम्फोसाइट्स, व्हाट आर नाइव लिम्फोसाइट? वो लिम्फोसाइट जो आज तक एंटीजेंस के साथ मिले ही नहीं, उन्हें एंटीजेंस दिखा ही नहीं, वो जस्ट पैदा हुए हैं, वो बेबी हैं, बेबी लिम्फोसाइट बोल सकते हो आप, जो कि जिन्होंने आज तक बुरे आदमियों को देखा ही नहीं, एंटीजेंस बुरे हैं, उन्होंने बुरे आदमी को देखा ही नहीं है, तो वो आज तक एंटीजेंस के कांटेक्ट में आए ही नहीं है। वैसे लिम्फोसाइट जो एंटीजेंस के कांटेक्ट में नहीं है उन्हें नाइव लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। और ये एक्टिवेट होते हैं तब जब ये बुरे एंटीजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, तब ये मैच्योर होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा अगर एक सोसाइटी में बुरी चीजों को देखा ही नहीं है तो वो तो हमेशा नॉर्मल एकदम भोला भाला सा एकदम आम आदमी एकदम अच्छा बिहेव ही करेगा। जब उसे दूसरा पार्टी एक आदमी उससे लड़ने आएगा तब उसे समझ में आएगा कि इसको रिटेलिएट करने के लिए लड़ना जरूरी होता है, खुद को बचाने के लिए। सो उसी तरह से नाइव टी लिम्फोसाइट्स जो होंगे, नाइव सेल्स जो होंगे, नाइव लिम्फोसाइट्स जो होंगे, उन्होंने आज तक कोई एंटीजन से उनका इनकाउंटर ही नहीं हुआ, इसीलिए उनमें वो पहचानने की क्षमता या फिर वो एग्रेशन के साथ एक्शन करने की क्षमता नहीं होती। एक बार वो जब एंटीजेंस के कांटेक्ट में आते हैं तब वो सीखते हैं कि ये जब एंटीजन आएगा तब मुझे कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है। सेकंड, द थर्ड वन इज दिस कि इफेक्टर सेल्स, सो इफेक्टर सेल्स डायरेक्टली एकदम इमीडिएटली माइक्रोब्स को एलिमिनेट करते हैं एक्टिवली। मेमोरी सेल्स जो होते हैं, जो भी इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी जो भी रोल प्ले किया एक एंटीजन को मारने के लिए, तो उस एंटीजन का स्ट्रक्चर को वो हमेशा याद रखेगा, क्योंकि एक बार जब पहली बार जो एंटीजन आया उसको एक बार जब मेरा एडेप्टिव इम्यूनिटी डील कर लिया, अब वो याद रखेगा कि ऐसा एंटीजन होता है। नेक्स्ट टाइम जब वो एंटीजन आएगा तो और ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म में मेरा एडेप्टिव इम्यूनिटी उस एंटीजन को मारेगा। सो जब हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में इननेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी में, तो मैंने ये भी बोला था कि मेमोरी रहता है एडेप्टिव इम्यूनिटी में, इननेट में नहीं रहता है, ठीक है। इसीलिए जब सेकंड एक्सपोजर होता है एंटीजन का तो इननेट इम्यूनिटी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे वो फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन ऑफ द सेम एंटीजन में वो जैसे रिएक्ट किया था। क्योंकि एडेप्टिव इम्यूनिटी अगर फर्स्ट एंटीजन के एक्सपोजर में 1% अगर वो रिएक्शन दे रहा है तो नेक्स्ट एक्सपोजर ऑफ द सेम एंटीजन में वो 100%, मतलब कि 100 टाइम्स हो जाता है उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। ऑल दिस इज ड्यू टू मेमोरी, क्योंकि वो याद रखा है कि उस एंटीजन का स्ट्रक्चर कैसा है। अब बताओ क्यों मेमोरी नहीं है इन्नेट इम्यूनिटी में? क्योंकि इन्नेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं है, इन्नेट इम्यूनिटी स्पेसिफिक नहीं है, उसने किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक रिसेप्टर्स नहीं बनाया जिसका स्ट्रक्चर वो याद रखे। उसने एक नॉर्मल जो एक स्ट्रक्चर होता है पैथोजेंस में या फिर डैमेज सेल्स में, दैट इज पैम्स और डैम्स, उसको वो याद रखता है और उसी के अगेंस्ट काम करता है। सब में ये सारे पैथोजेंस में पैम्प सेम होता है, सारे डैमेज या फिर कैंसर सेल्स में या फिर इन्फेक्टेड सेल्स में ये डैम्प सेम होता है। तो उसने कोई स्पेसिफिक चीज याद ही नहीं रखी, कोई नया चीज सीखा ही नहीं, उसने बस एक चीज रट लिया है और वही चीज करता रहता है। जबकि एडेप्टिव इम्यूनिटी हर एंटीजन को नया ट्रीट करता है और उस नए एंटीजन का स्ट्रक्चर को याद करके अपने रिसेप्टर का स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर को याद रख के वो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है। तो वो जो ये काम किया, इसको अलग से इस एंटीजन को पहचाना, वो प्रोसेस वो हमेशा याद रखता है। सो देयरफॉर मेमोरी जो होता है वो एडेप्टिव इम्यूनिटी में होता है, इनेट में नहीं होता है, ठीक है, समझ गए। लिम्फोसाइट्स का सर्कुलेट करना, लिम्फोसाइट्स का सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। लिम्फोसाइट सर्कुलेट करते हैं ब्लड और लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ताकि सर्विलेंस हो पाए। नाइव लिम्फोसाइट्स वो होते हैं जो एंटीजेंस के कांटेक्ट में आज तक आए ही नहीं है। इफेक्टर सेल्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स को एक्टिवली मारते हैं। और मेमोरी सेल्स वो होते हैं जो किसी भी एंटीजेंस के एक्सपोजर को याद रखते हैं और नेक्स्ट टाइम जब वो एक्सपोजर फिर से होता है तो उसको बहुत इफिशिएंटली, बहुत एग्रेसिवली उसको डील करते हैं। क्लोनल सिलेक्शन एंड एंटीजन रिसेप्टर डाइवर्सिटी, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट हो रहा है बट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी, व्हाट इज क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी? सबसे पहले थोड़ा सा इसको रीड करेंगे। ईच लिम्फोसाइट हैज अ स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर अ यूनिक एंटीजन। मैंने पहले ही बोला, इसके जस्ट एक पहले वाले स्लाइड में मैंने बोला कि जैसा एंटीजन आएगा वैसा ही उस स्ट्रक्चर को
रीड करेगा मेरा एडेप्टिव इम्यूनिटी और उसके अगेंस्ट वैसा ही रिसेप्टर बना के उसको मारेगा। तो हर एक लिम्फोसाइट के पास एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है हर एक यूनिक एंटीजन के लिए। पहला लाइन, ऑन एंटीजन इनकाउंटर स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स आर एक्टिवेटेड, ऑब्वियसली, ठीक है। डाइवर्सिटी अराइजेस फ्रॉम सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन इन टी एंड बी सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इस वर्ड को अंडरलाइन करें, सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन। व्हाट इज सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन? ओके, सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो डाइवर्सिटी क्यों हो रहा है? सोमैटिक रिकॉम्बिनेशन के चलते। किसमें? टी और बी सेल्स में, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने समझाया, दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए हो। RAG जीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। RAG जीन्स, that is recombination activating genes essential for generating diverse antigen receptors, defects leads to immunodeficiency। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। RAG जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल है डाइवर्सिटी के लिए। ये जो हम रिसेप्टर डाइवर्सिटी, एंटीजन रिसेप्टर डाइवर्सिटी बोल रहे हैं, इसके लिए RAG जीन रिस्पॉन्सिबल है, रिकॉम्बिनेशन एक्टिवेटिंग जीन्स। और अगर ये नहीं हो तो इसके चलते इम्यूनोडिफिशियंसी हो सकती है। सो हम लोग इस चीज को समझते हैं कि क्या है, ठीक है। लेट्स डिस्कस। मान लो कि मेरा जो एंटीजन है वो स्टार शेपेड है, ठीक है। मान लो, ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन मान लो कि वो स्टार शेपेड है। बहुत गंदा सा स्टार बनाया मैंने, आई एम नॉट सो गुड इन ड्राइंग। इस रिसेप्टर को पहचान के इसको अगर बाइंड करना है तो इस रिसेप्टर को बाइंड करने के लिए इस रिसेप्टर के तरह का ही मुझे स्ट्रक्चर चाहिए। इस एंटीजन के तरह, इस एंटीजन के स्ट्रक्चर का जैसे ही मुझे रिसेप्टर चाहिए, ताकि ये जो एंटीजन है वो मेरे रिसेप्टर पे फिट हो पाए, ठीक है। अगर मेरा रिसेप्टर ऐसा हो, दिस इज माय रिसेप्टर एंड दिस इज माय एंटीजन, तभी ये एंटीजन को बाइंड कर पाएगा मेरा रिसेप्टर। तो अगर हर बार एंटीजन का स्ट्रक्चर अलग हो, हर बार एक यूनिक एंटीजन आ जाए, तो मेरे को ये स्ट्रक्चर समझ के इस स्ट्रक्चर के लिए इस तरह का रिसेप्टर बनाने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। बिकॉज ये तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। इस एंटीजन का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, 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 ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर ट्राइंगल भी हो सकता है, या स्टार हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बॉइड हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हर बार जितने टाइप का स्ट्रक्चर आएगा उसके लिए उतने टाइप के मेरे को रिसेप्टर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ताकि मेरा एडेप्टिव, ये रिसेप्टर हो गया, दिस इज एंटीजन, उतने टाइप के मुझे रिसेप्टर बनाने पड़ेंगे ताकि ये इसके साथ बाइंड करे, ताकि मेरा एडेप्टिव इम्यूनिटी को पहचान के आगे का प्रोसेस करे। क्योंकि बिना पहचाने तो ना बी सेल्स, जब तक बी सेल, मान लो फॉर एग्जांपल जो मैंने हमने उस टाइम पे डायग्राम में डिस्कस किया, जब तक माइक्रोस्कोप बी सेल्स के सरफेस पे जो एंटीबॉडीज है वो नहीं पहचानेगा, तो बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट ही नहीं होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, ऑप्सोनेशन ही नहीं होगा, तो माइक्रोस्कोप खत्म ही नहीं होगा। उसी तरह से हेल्पर टी सेल्स तब पहचानेगा जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको बाइंड करके निकालेगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जब हेल्पर टी सेल्स देखेगा तो उसको पहचानने के लिए भी जो रिसेप्टर लगेगा वो रिसेप्टर तो लाना पड़ेगा, वो रिसेप्टर तो उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स उस एंटीजन को पहचानेगा तब तो उस इन्फेक्टेड सेल्स पे, तो उसके लिए भी उसका जो रिसेप्टर, उसका स्ट्रक्चर उस तरह से होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो कैसे हो सकता है, हर बार अलग अलग करना पड़ेगा। तो इसमें होता है कि थिंग इज दिस, कि जो पहले इनकाउंटर होता है, मान लो ये टी या फिर बी सेल है, ये जब पहली बार एंटीजन के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपने अंदर का जो ये जो है, ये अपने अंदर में इसके पास जो डीएनए है, जो डीएनए है, वो डीएनए में इस जीन को एक्टिवेट करेगा, दिस राग जीन्स, ये राग जीन्स, ठीक है, ये राग जीन्स को एक्टिवेट करेगा। ये राग जीन्स जो है, ये जो राग जीन्स जो है, ये बस एक जगह पे नहीं है, ठीक है ना, इसके अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक कुछ पार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ तक कुछ पार्ट हुआ। तो मान लो ये पार्ट, या फिर ये पार्ट, या फिर ये पार्ट। अब ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे इस डीएनए में। अब ये सब पार्ट को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के जोड़ के, मान लो ये वाला पार्ट डीएनए का ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो एक बार इसको कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं, इसको ए प्लस बी कर सकते हैं तो एक प्रोडक्ट बनेगा,
ए प्लस सी करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तब एक प्रोडक्ट बनेगा, बी प्लस सी करेंगे तब एक प्रोडक्ट बनेगा। सो मान लो ऐसे ऐसे हजारों जीन्स है जिसका कॉम्बिनेशन बना के देखना होगा, तब जाके एक एक प्रोडक्ट बनेगा, तब जाके एक प्रोडक्ट बनेगा, एक रिसेप्टर बनेगा जो कि एक स्पेसिफिक टाइप के एंटीजन को बाइंड कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, तब जाके तो दिस इज डाइवर्सिटी। डाइवर्स है ये जो एंटीजन्स को प्रेजेंट पहचानने के लिए जो रिसेप्टर हर बार अपना रूप बदल रहा है, अलग अलग एंटीजन को पहचानने के लिए रिसेप्टर अपना अलग अलग जो रूप बदल रहा है, ये डाइवर्सिटी है। तो जब ये वाला टी सेल, ये वाला जो टी सेल या बी सेल एक अच्छे से ठीक से एक रिसेप्टर बना ले एक एंटीजन को पहचानने के लिए, तब ये आगे जाके प्रोलिफरेट कर जाएगा। दिस इज क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन, ये क्लोन जो है इसका बार बार क्लोन बनाया जाएगा, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा और इसका क्लोन्स बनाए जाएंगे। अब ये जो जितने क्लोन्स होंगे वो एकदम आइडेंटिकल होंगे इस टी या बी सेल्स के लिए, और उनके सरफेस पे भी वही रिसेप्टर होगा। ठीक है, अब समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। नाउ लास्ट पॉइंट इज द क्लिनिकल रेलेवेंस। Clonality in lymphocyte population helps distinguish between polyclonal and monoclonal proliferation in diagnosing lymphoid neoplasm। तो क्लोनैलिटी जो है वो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है बिनाइन या मैलिग्नेंट में। ठीक है, अगर पॉलीक्लोनल होगा, अलग अलग टाइप के क्लोन्स मिलेंगे तो बिनाइन होगा, लेकिन अगर एक ही क्लोन होगा, एक ही ओरिजिन होगा, एक ही तरह के सब सेल्स होंगे, मोनोक्लोनल, अगर सारे सेल्स एक ही सेल से रेप्लिकेट हुए हैं तो वो मैलिग्नेंट हो सकता है। टी लिम्फोसाइट्स एंड टी रिसेप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लिख के देता हूं, शॉर्ट नोट्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स। सो टी लिम्फोसाइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सबसे पहले इसको थोड़ा सा आगे आगे करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, सो अब ये देखो, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये खाली जगह है, दिस इज एम्प्टी स्पेस। ये एक सेल हुआ, ये पूरा दिखाया नहीं जा रहा है, सो दिस इज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से पूरा का पूरा होगा। ठीक है, ये एक सेल हुआ और ये नीचे का एक सेल हुआ। ठीक है, दिस इज वन सेल, और ये दोनों सेल इंटरेक्ट कर रहा है। ये दोनों सेल इंटरेक्ट कैसे कर रहा है भाई, ये चीज देखना है हमें। ये जो पहला वाला जो ऊपर वाला सेल हुआ, दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, हम लोग उसको एपीसी बोलते हैं। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होता है, एपीसी जो होता है, एपीसी क्या करता है, माइक्रोब्स को अपने अंदर लेता है, माइक्रोब्स को अंदर लेता है, उसके अंदर का जो एंटीजन है, माइक्रोब्स में जो एंटीजन है, उसको अपने सरफेस पे विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर वो शो करता है। सो व्हाट इज दिस रिसेप्टर, यही चीज देखना है, यही रिसेप्टर यहाँ है। ठीक है, सो दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। उसके जो रिसेप्टर हैं उसमें सबसे पहला जो रिसेप्टर पार्ट है वो हो गया क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल। क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल, क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल, ये हो गया पहला उसका रिसेप्टर। क्लास 2 एमएचसी मॉलिक्यूल में क्या है, अल्फा चेन है और बीटा चेन है। दिस इज अल्फा चेन, दिस इज बीटा चेन। ओके, अल्फा चेन और बीटा चेन ही इस पेप्टाइड एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है। सो दिस ये एक रिसेप्टर हो गया, दिस इज वन रिसेप्टर। द सेकंड रिसेप्टर इज CD80 एंड CD86। ओके, सो हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में देखा, हम इधर ड्रॉ भी करेंगे ताकि बार बार रिवाइज हो आपका। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में हमने देखा दो रिसेप्टर हो रहे हैं, एक हो रहा है क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल जिसमें एक अल्फा यूनिट है, एक बीटा यूनिट है। ठीक है, ये दोनों के बीच में ये दोनों के थ्रू वो पेप्टाइड एंटीजन को पकड़ के प्रेजेंट कर रहा है। उसके पास एक और रिसेप्टर है, दैट इज CD86 या फिर CD80। ओके, सो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल खत्म। अब हम बात करेंगे दूसरा, कौन सा, CD4+T सेल्स। इसके पास, यहाँ पे आ जाते हैं, रॉबिन्स के डायग्राम में आ जाते हैं। इसके पास जो रिसेप्टर है, सबसे पहला जो रिसेप्टर है वो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, और ये दूसरा हो गया। ठीक है, तो ये जो रिसेप्टर है इसके अलग अलग कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या हुआ, अल्फा सब यूनिट एंड बीटा सब यूनिट, यही मेन होता है। ये अल्फा एंड बीटा सब यूनिट जो होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन, द अल्फा एंड बीटा सब यूनिट ऑफ
CD4 helper T cells are bounded by which type of bond? Dihydrogen bond, disulfide bond, oxygen bonds, और वीक न्यूक्लियर फोर्स, या फिर समथिंग भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सो आंसर होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो ये जो है, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि MHC2 मॉलिक्यूल से इस पेप्टाइड एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, उसको रीड करने का काम कौन कर रहा है? उसको रीड करने का काम CD4 हेल्पर सेल का अल्फा एंड बीटा सब यूनिट कर रहा है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाउंड है। ठीक है, बॉन्डेड है। ये अल्फा एंड बीटा को छोड़ के और क्या क्या है, इसका और क्या क्या पार्ट है? ये दो चीजें हैं, एक है CD3 एंड एक है जीटा, इसे जीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा जो है वो टी सेल रिसेप्टर बना रहे हैं, मेन पार्ट ऑफ द टी सेल रिसेप्टर। इसको छोड़ के और क्या क्या हो रहे हैं? CD3 प्रोटीन्स है, जीटा चेन्स है, CD3 प्रोटीन्स। अब हमें देखना है कि CD3 प्रोटीन्स में क्या क्या होते हैं। CD3 प्रोटीन्स में एक गामा या फिर एक इलिप्सन हो सकता है, या तो फिर एक डेल्टा या फिर एक इलिप्सन हो सकता है। अब इस तरह से इसको याद किया जा सकता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इलिप्सन, ये ऑर्डर में होता है। ठीक है, ग्रीक के ये अल्फाबेट्स होते हैं जो इसी ऑर्डर में पढ़े जाते हैं। ठीक है, ABCDE ऐसे माना जाता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा और बीटा जो है वो टी सेल रिसेप्टर बना रहा है, ये से याद करना है हमें। तो बचा मेरे पास गामा डेल्टा इलिप्सन, तो हम इलिप्सन को स्टार मार्क कर लेंगे। अब हम कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे CD3 के लिए? CD3 के लिए हम कॉम्बिनेशन बनेंगे या तो गामा के साथ इलिप्सन, दैट इज गामा इलिप्सन, या फिर CD3 के लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा इलिप्सन। ठीक है, वही चीज देखो आप यहाँ पर CD3 जो है इसमें गामा है इलिप्सन है या फिर डेल्टा है इलिप्सन है। सो इलिप्सन को हम यहाँ पे स्टार मार्क कर रहे हैं क्योंकि इलिप्सन स्टेबल रहेगा। इलिप्सन आपके CD3 के इस मॉलिक्यूल पे भी है और इस मॉलिक्यूल पे भी है। CD3 में कुछ भी हो सकता है, गामा इलिप्सन भी हो सकता है या डेल्टा इलिप्सन भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि CD3 मतलब गामा इलिप्सन ही या फिर डेल्टा इलिप्सन ही, या तो गामा इलिप्सन होगा या तो डेल्टा इलिप्सन होगा CD3। और लास्ट पार्ट होता है इस रिसेप्टर का, दैट इज जीटा चेन्स। जीटा चेन में दो जाई मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया टी सेल रिसेप्टर जो कि अल्फा और बीटा का बना हुआ है। ये हो गया CD3 या तो डेल्टा या इलिप्सन का बना है या गामा इलिप्सन का बना है। और लास्ट पार्ट होता है आपका जीटा। जीटा मुझे लिखना नहीं आता इसलिए मैं जीटा लिख रहा हूँ। और ये किससे बनता है? जाई, दो जाई मॉलिक्यूल से बनता है, दैट इज जीटा। जीटा, ये जीटा हो गया, ये बनता है दो जाई मॉलिक्यूल से। ठीक है, सो दिस इज द रिसेप्टर जो कि आपको पेप्टाइड एंटीजन पहचानने में हेल्प कर रहा है। इसके साथ साथ मेरे को सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड एंटीजन पहचानने से नहीं होगा, मेरे को ये पहचानना पड़ेगा कि क्या ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो जो रिसेप्टर के थ्रू पेप्टाइड एंटीजन दिखा रहा है वो क्या है, वो है क्या। ये जो पेप्टाइड एंटीजन को जो दिखा रहा है एपीसी, ये जो पेप्टाइड एंटीजन को एपीसी दिखा रहा है वो किस मॉलिक्यूल के थ्रू दिखा रहा है, इसको भी मेरे को रीड करना जरूरी है। ये CD4 सेल्स को रीड करना जरूरी है। कैसे रीड करेगा? ये CD4 के थ्रू रीड करेगा। ये क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को रीड करने के लिए CD4 चाहिए, CD4 चाहिए इस क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को रीड करने के लिए। क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल तो एंटीजन पेप्टाइड को दिखा रहा है। एंटीजन पेप्टाइड को रीड कौन कर रहा है? अल्फा एंड बीटा सब यूनिट ऑफ टी सेल रिसेप्टर। बाकी और क्या क्या कंपोनेंट होता है? CD3 प्रोटीन्स जो कि या तो गामा और इलिप्सन का बनता है या तो डेल्टा इलिप्सन का बनता है, या फिर जीटा चेन्स जो कि दो जाई मॉलिक्यूल से बनता है। लेकिन इस क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को रीड करने के लिए इस CD4 टी सेल्स के पास CD4 रिसेप्टर होते हैं जिसके थ्रू ये क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल को रीड करता है। दिस सॉरी this whole thing this whole thing this whole thing this the red part, this whole thing is signal 1, this whole thing is signal part, signal 1. but but this part
where the CD80 and 86 of antigen presenting cell and CD28 of this CD4 T cell interacting, this is creating the signal 2. So इसमें से क्वेश्चन आएंगे, जब इस पे एकदम 100% क्वेश्चन आएगा कि टी सेल रिसेप्टर पे शॉर्ट नोट लिखो, तो ये सारे का सारा चीज लिखना पड़ेगा। एपीसी का क्या क्या पार्ट है, एपीसी में क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल होगा अल्फा एंड एपीसी में क्लास 1 मॉलिक्यूल होगा, अल्फा एंड बीटा चेन्स होंगे, वो पेप्टाइड एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ उसके बाद CD86 या फिर CD80 होगा। CD टी हेल्पर सेल्स के पास जो होगा इस एंटीजन पेप्टाइड को रीड करने के लिए टी सेल रिसेप्टर होगा, जो कि अल्फा और बीटा सब यूनिट होगा। दिस इज अल्फा एंड बीटा सब यूनिट, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। इसके साथ उसके पास एसेसरी मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि CD3 होंगे। CD3 का दो पार्ट होता है, CD3 दीज आर गामा इलिप्सन या फिर डेल्टा इलिप्सन, ये हो गया CD3, दीज आर CD3। और एक जीटा भी हो सकता है, दीज आर जीटा चेन्स, जो कि जाई चेन से बना हुआ है। ठीक है, ये टोटली आपका सिग्नल 1 हुआ। सिग्नल 1 नो, सिग्नल 1 में एक चीज और बचा, दैट इज CD4 रिसेप्टर। दिस इज CD4 रिसेप्टर, CD4 रिसेप्टर फ्रॉम दिस CD T cells, जो कि इस MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल को रीड करेगा। The secondary signal, the signal 2 is due to interaction between CD86 or 80 of antigen presenting cell with CD28 of CD4 plus cells. Okay, so this is T cell receptor. B lymphocytes and antibody production. बी लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हम लोग ये चीज देखेंगे कि कैसे होता है। सबसे पहले तो ये चीज समझो कि बी सेल्स जो होते हैं, दिस इज बी सेल, दिस इज बी सेल। बी सेल के पास जो सेल सरफेस होता है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस पे आईजी बीटा आईजी अल्फा है। ठीक है, दिस आर द मॉलिक्यूल्स, बट द मेन थिंग इज दिस कि इसके सरफेस पे ये एंटीबॉडी पहले से लगा हुआ, दैट इज आईजीएम। यही एंटीजन को रीड कर रहा है। आईजीएम जो है वो सरफेस पे लगा हुआ है, बी सेल के सरफेस पे धंसा हुआ है। देखो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस पे धंसा हुआ है आईजीएम, यही एंटीजन को रीड कर रहा है। ठीक है, ये विद द हेल्प ऑफ आईजी बीटा एंड आईजी अल्फा ये सिग्नल 1 क्रिएट करता है। एंटीजन को रीड करना विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज व्हिच आर एम्बेडेड ऑन द सेल सरफेस, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बी सेल्स, with the help of Ig alpha and Ig beta creates signal 1 in B cells, whereas the signal 2 of B cell is created by the interaction of this antigen, this complement protein and the CD21 receptor of B cells. Okay, now we will read about that. बी सेल डेवलपमेंट, डेवलप इन द बोन मैरो। ऑब्वियसली बी सेल का नाम बी क्यों पड़ा, क्योंकि वो डेवलप कर रहा है बोन मैरो में, जबकि टी सेल्स का नाम टी सेल क्यों पड़ा, क्योंकि थाइमस में डेवलप कर रहा है। तो बी सेल जो होता है डेवलप करता है बोन मैरो में, एक्सप्रेस करता है मेम्ब्रेन बाउंड आईजीएम एंड आईजीडी। सो एंटीबॉडीज वो अपने मेम्ब्रेन में एक्सप्रेस करता है, मेम्ब्रेन में वो एडहेयर करके रखता है एज अ पार्ट ऑफ बी सेल रिसेप्टर बीसीआर कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द बीसीआर कॉम्प्लेक्स, दिस इज बीसीआर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें आईजीएम है, आईजीडी भी हो सकता है, और इस कॉम्प्लेक्स जो बीसीआर कॉम्प्लेक्स जो है बी सेल रिसेप्टर का जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें आईजीएम और आईजीडी हो सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एम्बेडेड हो, प्लस इसके साथ अल्फा, आईजी अल्फा एंड आईजी बीटा होंगे। ये सिग्नल 1 क्रिएट करेंगे, जबकि सिग्नल 2 जो होगा वो होगा CD21 ऑफ बी सेल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और एंटीओजन के इंटरेक्शन के चलते। ठीक है, वही चीज आगे हम लोग आगे पढ़ते हैं। बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो इंक्लूड करता है आईजी अल्फा दैट इज CD79A एंड आईजी बीटा दैट इज CD79B फॉर सिग्नल ट्रांसडक्शन। इस तरह से सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है। बीसीआर कॉम्प्लेक्स में आईजीएम आईजीडी हो सकता है, आईजी अल्फा हो सकता है दैट इज CD79A एंड आईजी बीटा दैट इज CD79B। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन करता है, कौन सा, सिग्नल 1। एंटीबॉडी प्रोडक्शन, एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो होता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन अपॉन एक्टिवेशन बी सेल्स बिकम प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीबॉडीज। अगर एक्टिवेट हो गया, एंटीबॉडी को ठीक से रीड कर लिया, एक्टिवेट हो गया तो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। हमने उस डायग्राम में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, हमने यहाँ पढ़ा था बी सेल जो होता है, बी सेल के सरफेस पे एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडीज माइक्रोब्स को
एक्टिवेट करेगा, सॉरी बी सेल्स के सरफेस पे जो एंटीबॉडीज होता है वो माइक्रोब्स को रीड करेगा और उसके बाद ये जो बी सेल वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगा। ये प्लाज्मा सेल जो है ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, ये ऑप्सोनाइज करेगा माइक्रोब्स को, और ऑप्सोनाइजेशन के चलते ये जो माइक्रोफाज है ये ऑप्सोनाइज माइक्रोब्स को खा जाएगा। व्हाट इज ऑप्सोनाइज माइक्रोब्स? अगर माइक्रोब्स के ऊपर अगर एंटीबॉडीज लग जाए, सो दिस इज ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, वही चीज मैंने बोला, अपॉन एक्टिवेशन बी सेल्स बिकम प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीबॉडीज। मेमोरी बी सेल्स इंश्योर रैपिड एंटीबॉडी रिस्पांस अपॉन री एक्सपोजर। इसमें भी मेमोरी है, टी सेल्स वाले में हमने पढ़ा मेमोरी सेल्स है, इफेक्टर सेल्स हैं, जबकि बी सेल्स में भी मेमोरी सेल्स है। सो एडेप्टिव इम्यूनिटी हमेशा मेमोरी सेल्स के साथ डील करेगा। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं, लैंगरहैंस सेल्स आते हैं एंड मैक्रोफेजेस आते हैं। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स के ही स्पेशल टाइप होते हैं लैंगरहैंस सेल्स। सो लैंगरहैंस सेल्स आर स्पेशलाइज्ड डेंड्राइटिक सेल्स इन द एपिडर्मिस। कहां पे? ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। लैंगरहैंस सेल्स कहां मिलते हैं? लैंगरहैंस सेल्स फाउंड इन, आंसर एपिडर्मिस। ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। उसके बाद डेंड्रिटिक सेल। तो डेंड्रिटिक सेल है क्या? डेंड्रिटिक सेल होता है की रोल प्ले करता है इनिशिएटिंग टी सेल रिस्पॉन्स बाय कैप्चरिंग एंटीजेंस, माइग्रेटिंग टू lymphoid टिश्यू एंड प्रेजेंटिंग देम टू टी सेल्स। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल्स क्या होता है? डेंड्राइटिक सेल्स होता है जो कि की रोल प्ले करते हैं, सॉरी वन सेकंड, डेंड्राइटिक सेल्स जो होते हैं वो की रोल प्ले करते हैं इनिशिएटिंग टी सेल रिस्पॉन्स बाय कैप्चरिंग एंटीजेंस, माइग्रेटिंग टू लिम्फोइड टिश्यूज एंड प्रेजेंटिंग देम टू टी सेल्स। मैंने पहले बोला है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का मतलब ही होता है कि वो एंटीजन को प्रेजेंट करेंगे। तो एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उन्हें एंटीजन को पकड़ना पड़ेगा। जब वो एंटीजन को पकड़ लेंगे तो वो अपने सरफेस पे उसको शो करेंगे और वो दिखाएंगे टी सेल्स को और फिर उनको एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग इज मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो होता है फेगोसाइटाइज कर जाते हैं माइक्रोब्स को और वो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं अपने सरफेस पे और वो दिखाते हैं दोनों ही टी सेल्स को और बी सेल्स को और उस तरह से आगे का इम्यूनिटी को वो एक्टिवेट करते हैं। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में दो ही सेल्स आ रहे हैं, एक होता है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स को डेंड्राइटिक सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके सरफेस पर डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहते हैं। जो मैच्योर डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं उनके सरफेस पर डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसे डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि एंटीजन को पकड़ के अपने सरफेस पे दिखाता है टी सेल्स को और बी सेल्स को ताकि आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। उसी का जो अगर एडवांस रूप या फिर थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में देखें जो कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट है तो लैंगरहैंस सेल्स हो गया। दूसरा जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हो गया वो मैक्रोफेज हो गया। मैक्रोफेज फिर से वही चीज किया, एंटीजन को खाया, एंटीजन को प्रोसेस किया, अपने सरफेस पे प्रेजेंट किया, टी और बी सेल्स को प्रेजेंट किया, टी सेल बी सेल एक्टिवेट हुआ। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। व्हाट आर लिम्फोइड ऑर्गन्स? लिम्फोइड ऑर्गन्स में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होता है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो बोन मैरो एंड थाइमस होता है। बोन मैरो बी सेल्स के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है, मेन साइट होता है, जबकि थाइमस जो होता है टी सेल्स के डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दूंगा कि इसमें से कौन सा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। पहला लिम्फ नोड, दूसरा स्प्लीन, तीसरा म्यूकस एंड क्यूटेनस लिम्फ टिश्यूज और चौथा बोन मैरो। तो आपको आंसर करना है कौन सा नहीं है, तो बोन मैरो नहीं है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स आते हैं, स्प्लीन आते हैं, म्यूकोसल एंड क्यूटेनस लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। ये एक्चुअली सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का ये मतलब होता है कि नाइफ सेल्स जो होते हैं वो इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाते हैं और यहाँ पे एंटीजन से एक्सपोजर होता है उनका और वो मेच्योर होते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स देखो आप आगे मैं यहाँ पढ़ता हूँ। लिम्फ नोड्स जो है वो कैप्चर कर रहे हैं एंटीजन को फ्रॉम टिश्यू फैसिलिटेटिंग एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो एंटीजन को पकड़ के लिम्फ नोड में रखा जाता है ताकि जो नाइव टी सेल्स आए, नाइव बी सेल्स आए, वो उनसे एक्सपोजर लें और फिर वो समझे कि इसके अगेंस्ट काम करना है मेरे को, ये हुआ मेरा दुश्मन। ठीक है, व्हाट इज स्प्लीन? स्प्लीन करता है ब्लड बॉर्न जितने एंटीजन है उसको फिल्टर करके उन एंटीजन को अपने पास रख लेगा। जब नाइव टी सेल्स या बी सेल्स वहां से क्रॉस करेगा, वहां पे जब जाएगा तब वो उस एंटीजन से एक्सपोजर को अपने रीड करेगा और फिर वो मेच्योर होगा। म्यूकोजल एंड क्यूटेनस लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है एपिथेलियल सरफेस के नीचे हो सकता है, जैसे कि टॉन्सिल्स में होता है, पेयर पैचेस में होता है
और ये जो होता है रिच इन मेमोरी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आप लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर को का डायग्राम बना के लाओगे और अच्छे से लेबल करोगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो क्लास होगा उसमें मैं लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर को पूछूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर जो होता है वो फॉलिकल्स, सबसे पहले तो जो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर होता है वो उसमें मेजर पार्ट जो होता है, इसमें एक चीज समझने का चीज होता है, ये एफरेंट लिम्फेटिक वेसल हुआ और जबकि ये इफरेंट हो गया। ठीक है, दिस इज इफरेंट मतलब लिम्फ जो है वो इधर से आएगा और लिम्फ इधर से जाएगा। ठीक है, इधर से आया इधर से गया, सो दिस इज द डायरेक्शन, इधर से आया अंदर घुसा और फिर ये इधर से बाहर। ठीक है, अब ये चीज समझो, दिस इज द कैप्सूल, ये कैप्सूल हो जाता है। ठीक है, अब ये पार्ट देखो, दिस इज द डिपिगमेंटेड एरिया, इसका जो ये अच्छे से स्टेन नहीं लेता, आप अगर हिस्टोपैथोलॉजी का स्लाइड में देखोगे तो इसको ये लेस स्टेन्ड एरिया होता है और ये सर्कुलर दिखता है। ठीक है, सो दिस आर द फॉलिकल्स। ठीक है, फॉलिकल्स के जो बाहर का पार्ट होता है ये फॉलिकल्स के बाहर का जो पार्ट होता है ये पाराफॉलिकुलर एरिया होता है, पाराफॉलिकुलर एरिया होता है। और ये फॉलिकल जो होता है, मान लो कि ये फॉलिकल्स है, ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल है, तो फॉलिकल के अंदर भी और ज्यादा व्हाइटिश पार्ट होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं जर्मिनल सेंटर। सो बी सेल्स आर ऑलवेज लोकेटेड इन द फॉलिकल्स, है ना, फॉलिकल्स के अंदर ही जर्मिनल सेंटर भी है, वहाँ बी सेल्स मिलेंगे आपको, जबकि पैराफॉलिकुलर जो रीजन है इसमें आपको टी सेल्स मिलेंगे। ये जो स्प्लीन है ये बेसिकली डिवाइडेड होता है, दिस इज द मेडुला एंड दिस इज द कॉर्टेक्स। ठीक, सो बी सेल फॉलिकल्स लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, ऑब्वियसली जो मैंने बोला कॉर्टेक्स, तो आप देख सकते हो कॉर्टेक्स, रुको एक सेकंड, so you have seen that this is the cortex part, this is I am highlighting in yellow, this is the cortex part। कॉर्टेक्स में ही बी सेल के फॉलिकल्स है, ये जो मैंने बताया था ये फॉलिकल्स हो गया, ये फॉलिकल हो गया। सो बी सेल का जो फॉलिकल हो गया ये लोकेटेड होता है कॉर्टेक्स में, डेवलप जर्मिनल सेंटर, मैंने ये भी बताया जर्मिनल सेंटर आफ्टर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन के बाद जर्मिनल सेंटर बन जाता है। सो मान लो कि ये अगर लिम्फ नोड है तो इसमें ये वाला पार्ट मेडुला हो गया और ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स में ही यहाँ पे आपको फॉलिकल मिल जाएंगे और फॉलिकल के अंदर और ज्यादा एक डिपिगमेंटेड एरिया होगा जो लेस स्टेन्ड एरिया होगा, दैट इज द जर्मिनल सेंटर। जर्मिनल सेंटर, दिस इज द फॉलिकल। और ये जर्मिनल सेंटर तब होता है जब बी सेल्स इसमें मैच्योर बी सेल्स होते हैं, मैच्योर बी सेल्स होते हैं। ठीक है, टी सेल जोन, टी सेल लोकेटेड पाराकॉर्टिकल रीजन में होता है, सो दिस इज द कॉर्टेक्स एंड दिस आर द पाराकॉर्टिकल रीजन। फॉलिकल्स के अराउंड होते हैं जो ये सब होता है, ये सब पार्ट, ये सब पार्ट में टी सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं। तो टी सेल जोन्स जो होते हैं वो पाराकॉर्टेक्स होते हैं, कॉर्टेक्स के अगल बगल। कंटेनिंग डेंड्राइटिक सेल्स भी हो सकते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन। स्प्लीन जो होता है वो, इसमें जो मान लो अगर ये स्प्लीन है तो इसमें से वेसल्स जाएंगे, वेसल्स के अराउंड दैट इज पेरी आर्टिकुलर लिम्फॉइड शीट्स, इसमें लिम्फॉइड टिश्यूज बैठे रहते हैं और इसी में टी सेल्स बैठे रहते हैं जो कि अगर एंटीजन अगर इस वेसल के थ्रू पार होगा तो इस एंटीजन को डिटेक्ट कर लेगा, ये जो शीट जो इस वेसल्स के अराउंड है। ठीक है, फॉलिकल्स इन व्हाइट पल्प, व्हाइट पल्प में फॉलिकल्स होते हैं। जो स्प्लीन होता है स्प्लीन में कुछ फॉलिकल्स भी होते हैं। व्हाइट पल्प में जो फॉलिकल्स होते हैं उसमें आपके बी सेल्स होते हैं और वो एंटीजन्स को रीड करते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट रिसर्कुलेशन, ऑब्वियसली लिम्फोसाइट को पूरे के पूरे बॉडी में रिसर्कुलेट करना पड़ेगा, मैंने ये चीज पहले ही बता दिया था कि लिम्फोसाइट का सर्कुलेशन होगा प्लस आपका एक्टिवेशन होगा, ऑल द टाइम इसको एक्टिवेट नहीं रह सकते, ऑल द टाइम एक लिम्फोसाइट हर एक एंटीजन को हर एक बॉडी पार्ट में रीड नहीं कर सकता है, तो उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट होना पड़ेगा। इसका डेफिनेशन क्या हुआ लिम्फोसाइट रिसर्कुलेशन का? डेफिनेशन में होता है कि लिम्फोसाइट जो होता है कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होता है बिटवीन ब्लड टिश्यू
ब्लड टिश्यू एंड लिम्फोइड ऑर्गन, ये मैंने पहले ही बताया। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो यहाँ का लिम्फोसाइट इसको कैसे पहचानेगा, इसको पूरा इस लिम्फोसाइट को पूरा बॉडी में घुमा दो ना भाई, ब्लड में, टिश्यू में, लिम्फोइड ऑर्गन्स में, तब ये यहाँ घूमते घूमते जब पहुंचेगा तब इसको यहाँ इन्फेक्शन पता चलेगा। इस मूवमेंट, ये मूवमेंट एसेंशियल है इम्यून सर्विलेंस के लिए। वही चीज मैंने एग्जांपल भी दिया था कि पुलिस का जो पेट्रोलिंग व्हीकल होता है वो पूरे के पूरे शहर में घूमते रहता है ताकि कोई भी वारदात हो तो पहचान सके। उसी तरह से लिम्फोसाइट पूरे बॉडी में घूमते रहता है ताकि सर्विलेंस हो पाए, ठीक है। नाउ द टी सेल्स पर्टिकुलरली जो रहता है particularly important as naive T cells must reach secondary lymphoid organs। मैंने बोला था सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का जो काम है वो एंटीजन पकड़ के रखना ताकि नाइव सेल्स को मैच्योर कर पाए। तो टी सेल्स को सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाना जरूरी है ताकि वहां पर एंटीजन का एक्सपोजर हो और नाइव टी सेल्स मैच्योर हो पाए। सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या है, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, वेयर दे इनकाउंटर एंटीजन्स। ये चीज भी मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड्स में बोल दिया। एक बार जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो इफेक्टर टी सेल्स बनाएंगे जो कि इन्फेक्शन साइट को साइट पे जाके प्रोटेक्शन मतलब कि जाके लड़ेंगे माइक्रोब से। नाउ द थिंग इज बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स दोनों सेम है। बी सेल और ज्यादा मैच्योर हो जाता है, ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तब वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्लाज्मा सेल्स, इन कॉन्ट्रास्ट प्लाज्मा सेल्स रिमेन इन लिम्फोइड ऑर्गन्स। प्लाज्मा सेल हमेशा लिम्फोइड ऑर्गन्स में ही रहता है, प्लाज्मा सेल सर्कुलेट नहीं होता है, बोन मैरो में रहता है और ये एंटीबॉडी सिक्रीट करता रहता है जो कि ट्रैवल करता है ब्लड के थ्रू इन्फेक्शन के जगह पे जाके कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है। प्लाज्मा सेल को जाने की जरूरत ही क्या है, प्लाज्मा सेल डायरेक्टली तो इसे भी रोल प्ले नहीं कर रहा है, बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जा रहा है और प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडीज छोड़ रहा है जिसको कि जाके एंटीजन को ऑप्सोनाइज करना है। तो प्लाज्मा सेल को घूमने की जरूरत ही क्या है, वो अपना एंटीजन अगर ब्लड में ऐसे ही छोड़ दे तो उसका सॉरी एंटीबॉडी, प्लाज्मा सेल जो है अपना एंटीबॉडी अगर ब्लड में ऐसे ही छोड़ दे तो वो एंटीबॉडी घूम के जाके एंटीजन को पकड़ लेगा, उसको ऑप्सोनाइज कर लेगा और फिर उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसको आप रीड मार के आना, फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।